हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम आयुष डागर इन फ्रंट ऑफ यू विद नेक्स्ट क्लास। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गाइस, आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए इंपॉर्टेंट कंपाउंड। We will discuss about the main these point in this chapter. Important terms: Warner theory, property of coordination compound, coordination complex, types, IUPAC name, what are the ligand, coordination isomerism, magnetic property, stability of complex and application. इन सभी को स्टडी करने वाले हैं गाइस। ये हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे आप देखें यहां पर कोबाल्ट या कॉपर, कुछ भी ले लीजिएगा, बीच में मैंने कॉपर लिया, एक साइड में Cl अटैच कीजिएगा और दूसरी साइड में आप अमोनिया अटैच करिए। जैसे यहाँ पर NH3 ये लगे हुए हैं और दूसरे एक साइड में लगे हुए हैं Cl। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अटैच किया Cl, यहाँ पर अटैच किया Cl और दूसरी साइड में अटैच कर दीजिएगा NH3, इधर NH3 और यहाँ पर भी NH3। आप इस NH3 को ऐसे देख सकते हो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सेंटर में है, से इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये अमोनिया Cl और Cl ये इससे अटैच होते हैं। तो कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड गाइस कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जटिल होती है। देखिए, जैसे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, देखिएगा गाइस, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो जटिल स्ट्रक्चर है। सेंटर में आयरन लगा हुआ है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है और इसके चारों तरफ लिगेंड्स अटैच है, एटम या मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 में कॉपर सेंटर मेटल एटम है जिसके चारों तरफ लिगेंड्स अटैच होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल या आयन अटैच होते हैं। ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अगर बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल एटम है जिसके चारों तरफ लिगेंड्स अटैच होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, थोड़े जटिल होते हैं। इसको समझने के लिए वर्नर ने एक थ्योरी दी जिसको वर्नर थ्योरी कहा गया। और ऐसे कंपाउंड जैसे हमने बात की अभी आयरन, कोबाल्ट, भाई आयरन, कोबाल्ट या फिर मैग्नीशियम, ये सेंटर में होते हैं। तो आप कह सकते हो कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या विटामिन B12 आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट। इनकी इंपॉर्टेंस हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है। लाइक बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की या मेडिकल इंडस्ट्रीज की, तो विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी कांट अंडरस्टैंड दीज स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स है, कैसे इनको एडजस्ट किया जाए, किस तरीके से अटैचमेंट होता है, क्या इनके रूल रेगुलेशन है, तो सबसे पहले इसमें थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट इज वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानी जाती है। अल्फ्रेड वर्नर जो एक स्विस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। क्या होती है? अगर हम बाइनरी कंपाउंड की बात करें, जैसे क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड और पैलेडियम क्लोराइड, इनकी प्राइमरी वैलेंसी होती है 3, 2, 2 रेस्पेक्टिवली। तो गाइस, यहाँ पर आपको नोट्स के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हीं को अपने नोट्स बना दें। मेरे को लग रहा है बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज है, आपको इजीली समझ भी आ जाएगी। जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे इन नोट्स की स्क्रीनशॉट ले और अपने नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। वर्नर ने क्या किया गाइस कि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, फिर उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया। तो उन्होंने देखा कि AgCl के डिफरेंट मोल प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि जो अमोनिया की मात्रा को अगर कम या ज्यादा कर दिया जाए तो
प्रेसिपिटेशन भी अलग होगा, कंपाउंड भी अलग बनेगा। लाइक देखो यहाँ पर देखिएगा उन्होंने के अमोनिया के 6 मोल लिए COCl3 के साथ, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ, तो देखा कि 3 AgCl मोल प्राप्त हुए। 5 मोल के साथ रिएक्ट कराया भाई, 5 मोल ऑफ NH3 के लिए साथ में, तो गाइस 2 मोल AgCl मिले। और 4 मोल के साथ देखा तो 1 मोल AgCl का प्राप्त हुआ। आप ऐसे देखिएगा गाइस, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CONH3 का होल पावर 6 Cl3। अगर 5 मोल लेते हैं तो CONH3 का होल पावर 5 अंदर आएगा Cl, क्योंकि हमको अगर 4 लेते हैं तो NH3 का होल पावर 4, अब Cl2 बाहर बचता है Cl। और अगर ले लेते हैं CONH3 का होल थ्राइस Cl3, तो कोई भी यहां पर ओनली 1 Cl और यहां पर कुछ नहीं बचता है। अब इसको अगर रिएक्ट कराते हैं गाइस, किसके साथ रिएक्ट कराया हमने? सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्लस AgNO3, यहां पर भी प्लस AgNO3, यहां पर भी AgNO3 और यहां पर भी AgNO3, इनके साथ हमने इसको रिएक्ट कराया। तो गाइस आप पाएंगे यहां पर देखेंगे कि AgCl के कितने मोल प्राप्त हुए। यहां पर देखो आप भाई, इसके साथ रिएक्ट कराओ तो यहां पर हमें 3Cl है तो 3 मोल लेने पड़ेंगे, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल और इसके साथ रिएक्शन होगी नहीं गाइस, यहां पर ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेंगे? यहां पर देखो ये बन जाएगा CONH3 का होल पावर 6 NO3 के होल थ्राइस प्लस कितने 3 AgCl, यहां पर बनेंगे 3 AgCl। इसकी बात करें तो देखो गाइस CONH3 का होल 6, अब यहां पर 6 नहीं सॉरी 5 आएगा अंदर, कितने 5, 1 Cl बाहर NO3 का होल ट्वाइस। अब यहां पर देखो CONH3 का होल थ्राइस, अरे 5 4 4 सॉरी 4 आएगा यहां पर Cl2 बाहर 1 Cl है तो NO3, और यहां पर रिएक्शन होगी नहीं। तो फिर कितने मोल बनते हैं गाइस इसके? अगर देखें यहां पर गाइस तो यहां पर बनेगा 3 AgCl, यहां पर 2 AgCl और यहां पर AgCl, और यहां पर रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि आप ऐसे करोगे ना इसको 3 AgCl 2 AgCl ऐसे, सेम यहां से देखोगे आप 1 AgCl, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमूव हो जाएंगे, तो ये बनता है यहां पर इतने मोल हमको मिल जाएंगे, डिफरेंट मोल हमको प्राप्त होते हैं वार्नर थ्योरी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू वार्नर ने देखा कि अब ये जो आयन निकलते हैं इसमें से, इनको प्राइमरी वैलेंसी का नाम दिया, और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। क्या थ्योरी है? Warner gave a theory of coordination compound. Main postulate of this theory are, पहला पोस्टुलेट क्या था, पहली स्टेटमेंट क्या थी वार्नर की? उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल सोर्स 2 टाइप ऑफ लिंकेज, प्राइमरी और सेकेंडरी। उन्होंने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप के लिंकेज होते हैं, एक प्राइमरी लिंकेज होता है, एक सेकेंडरी लिंकेज होता है। जो प्राइमरी वैलेंसी है नॉर्मली आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन के द्वारा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है और न्यूट्रल या नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इक्वल होती है, यानी कि जितने बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई लिगेंड बनाते हैं तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, और वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी एटम मॉलिक्यूल अटैच होते हैं वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस।
यहां पर देखिए आयन और ग्रुप बॉन्डेड द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशल अरेंजमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी ग्रुप या रिएजेंट लिगेंड्स जिनको हम बोलते हैं गाइस, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट बनाते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट शो करते हैं। इस स्पेशल अरेंजमेंट को ही कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहा जाता है। ये पॉइंट काम का है। यहाँ पर एक डेफिनेशन बन जाती है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा एकेडमिक के लिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो आप बताएंगे द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्वेश्चन इसका यहां से ये बन सकता है, काउंटर आयन किसे कहते हैं, व्हाट इज द काउंटर आयन। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं गाइस। व्हाट इज द काउंटर आयन, तो आप बताएंगे द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर नोन एज काउंटर आयन। वार्नर के अनुसार जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, देखो गाइस कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे CONH3 का होल पावर 4 Cl2 और यहां पर ले ले गाइस Br। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इतनी चीज ये, और ये हो जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं गाइस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और जो बाहर होता है ये कहलाता है आयनिक कॉम्प्लेक्स या काउंटर आयन। इसको गाइस काउंटर आयन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाता है आपका काउंटर आयन, काउंटर आयन, ये काउंटर आयन होते हैं अकॉर्डिंग टू वार्नर। तो वार्नर के अनुसार गाइस, वार्नर थ्योरी आपको समझ आई होगी। क्या थ्योरी है, सबसे पहले वार्नर ने थ्योरी दी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप के लिंकेज शो करता है, प्राइमरी सेकेंडरी। जो प्राइमरी लिंकेज होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जिसको प्राइमरी लिंकेज या प्राइमरी वैलेंसी भी कहा जाता है, वो आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन के द्वारा। देखो नेगेटिव आयन है गाइस, यहाँ पर बाहर की साइड में हमेशा नेगेटिव आयन आएगा, Br आए, CO3 आए, NO3 नेगेटिव आए, मतलब कोई भी नेगेटिव आयन आ गया। तो जो वैलेंसी है प्राइमरी, वो नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। देखो अंदर वाली कैसी है, नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है गाइस, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होती है और इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के, यानी कि जितने मॉलिक्यूल अंदर है, जैसे 4 अमोनिया के हो गए इसमें और 2 Cl के हो गए, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6, तो वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। इसमें जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन होते हैं एक स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको काउंटर आयन, अगर बाहर है तो काउंटर आयन, अंदर है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कही जाती है। डबल साल्ट, व्हाट इज द डबल साल्ट? Double salt are lattice compound. These salt are stable in solid state but dissociate into simple ion completely when dissolved in water. जो डबल साल्ट होते हैं गाइस, ये लेटिस कंपाउंड होते हैं। ये स्टेबल होते हैं सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जब इनको एक्वस मीडियम में घोला जाता है तो अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कार्नेलाइट, अभी एग्जांपल लिया आपने, पोटाशियम कार्नेलाइट FAS, इनको अगर एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया जाए तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं। देखिएगा कैसे, KCl MgCl2 into 6H2O, ये कार्नेलाइट होता है गाइस। अब इसको एक्वस मीडियम में आप डिसॉल्व कर दीजिएगा। अब डिसॉल्व करेंगे एक्वस मीडियम में तो ये गाइस ब्रेक होगा K प्लस Mg प्लस प्लस 3Cl माइनस एंड 6H2O, एक्वस aqueous. These are double salt.
मोर साल्ट भी ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, अगर आप किसी भी दूसरे रिएजेंट लाइक एस मैंने ले लिया यहाँ पर FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O FAS। तो गाइस FAS को एक्वस मीडियम में आप डिसोल्व कर दीजिएगा तो क्या बनाएगा ये, एक तो Fe प्लस प्लस, ए क्यू लिखना मत भूलिएगा, प्लस 2NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 हो गए 2SO4 नेगेटिव नेगेटिव एक्वस और प्लस 6H2O। ये हो जाता है डबल साल्ट। डबल साल्ट स्टेबल साल्ट होते हैं, लैटिस कंपाउंड होते हैं, लेकिन जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। पोटास एलम एक इसका एग्जांपल है। पोटास एलम सॉलिड है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, किसी को मारे तो घंटी खोल दे सिर में, लेकिन जब इसको पानी में घोलेंगे धीरे धीरे डिसोल्व हो जाएगा और ये आयनों में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे साल्ट कहलाते हैं डबल साल्ट। डिफाइंड फिर से बताता हूं, दीज आर स्टेबल साल्ट इन सॉलिड फॉर्म, but in aqueous medium they are dissociate into their ions are known as double salt. For example, carnallite, FAS and potassium. लेकिन गाइस अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गाइस स्टेबल होते हैं दोनों में। एक्वस मीडियम में भी स्टेबल होते हैं, आयनों में ब्रेक नहीं होते, और सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं। अगर डिफरेंशिएशन आए कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आप बताएंगे कि डबल साल्ट स्टेबल होते हैं सॉलिड फॉर्म में, बट दीज आर डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस इन एक्वस मीडियम, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर स्टेबल इन एक्वस मीडियम एज वेल एज इन सॉलिड फॉर्म। दोनों फॉर्म में स्टेबल होते हैं गाइस। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है गाइस? द सेंटर एटम और आयन and the ligand attached to the metal enclosed in square bracket are coordination sphere। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डिस्कस किया था हमने पहले भी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो स्पीसीज इंक्लूड रहती है वो कोऑर्डिनेशन स्पीसीज कहलाती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहलाती है, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीसीज है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्पीसीज या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है गाइस। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे FeH2O का होल पावर 6, ये कोऑर्डिनेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट हुआ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स हैं, ये जो लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ये पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर जो जुड़े होते हैं दैट इज ये कहलाते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन ये हमने डिस्कस किया था गाइस जब वार्नर थ्योरी, क्योंकि वार्नर ने समझाया था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो काउंटर आयन होता है, आयनिक स्फीयर होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो उसका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। क्लियर गाइस? यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम in a complex is defined as the charge present on the central metal atom। जितना सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज होगा दैट इज उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये मोस्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 11th में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। एक बार फिर से देखिएगा, फिर से समझाता हूं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। जैसे कोई भी स्फीयर दिया हुआ है गाइस, यहां पर देखें लाइक एज FeNH3 का होल पावर 6 गाइस 6 और Cl3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो जिसकी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम की निकालनी होती है तो जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी होती है उसको मान लेते हैं x। अब ये न्यूट्रल लिगेंड होता है गाइस, ये ध्यान रखना कि NH3 H2O CO और CH2 CH2 इनकी हमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है, और ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। ये जितने भी लिगेंड्स हैं गाइस ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द लिगेंड्स?
ये वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, इन्हीं को लिगेंड्स कहा जाता है गाइस। तो x जैसे यहां पर 6 इंटू 0 प्लस 3 माइनस 1, इन सबको 0 कर लीजिएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर गाइस 3 आएगा। कितना आया? 3। ऐसे ही आप दूसरा कंपाउंड ले लीजिएगा, जैसे निकिल क्लोराइड। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकालें, यहां पर ले लिया मैंने NiCl4 2 नेगेटिव। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टडी करते हैं गाइस। अब देखिएगा, निकिल की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है तो x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि यहां पर कितना दिया हुआ है गाइस? माइनस 2 दिया हुआ है। तो x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि कितना आ जाएगा? प्लस की 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है गाइस। क्लियर है यहां तक? ऐसे किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। x मान के जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो गाइस, x मानिएगा, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पॉइंट टुमारो, जिसमें हम मेनली आईयूपीसी नेम को स्टडी करेंगे। आईयूपीसी नेम वेरी वेरी मोस्ट, और लिगेंड को स्टडी करेंगे। लिगेंड और आईयूपीसी नेम गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको भी स्टडी करते हुए चलेंगे गाइस नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक बाय बाय।